हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक सीरीज लेकर आए जिसमें हम पीवाईक्यूज क्वेश्चन करेंगे। लास्ट ईयर भी सीरीज हमारी चली थी, ठीक है। इस साल भी इसके अंदर हमने जो 2024 है उसके भी क्वेश्चन ऐड करें, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसके भी क्वेश्चन हम इसमें ऐड करें हमने। और होपफुली इस सीरीज के थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जहां पर शॉर्ट ट्रिक्स पॉसिबल है या आपका टाइम वहां पर सेव हो सके, वहां पर हम टाइम सेव करने की टेक्निक्स भी आपको बताएंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम के जो क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, मिनट है आपके पास 60, मतलब एवरेज एवरेज मान के चलो कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। तो जहां जहां ट्रिक्स पॉसिबल है, जहां पर शॉर्टकट्स पॉसिबल है, वहां पर आप शॉर्टकट्स यूज करें ताकि आपका जो टाइम है वहां पर सेव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, पहली जो यूनिट है, उस यूनिट के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों आ जाते हैं, जिसके अंदर हम कॉन्ग्रेस मॉडल लो, पाइप एंड सिस्टम, एलिगेशन मिक्सर, रेसेस एंड गेम्स और बोट्स एंड स्ट्रीम्स और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, कह रहा है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इज। जब आपको लास्ट 2 डिजिट निकालनी होती है तो इसका मतलब है कि आपको इसका मॉड 100 फाइंड करना है। यानी इसको 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, उसी से हमारा 2 डिजिट आंसर आएगा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, इन चारों डिजिट्स को यूज नहीं करना, आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को यूज करना है। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट को यूज करना है, 37 और 59। आप सिंपल 37 और 59 बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 9 7 जा 63, 6 बचेगा, 9 3 जा 27, प्लस में 6 33, 5 7 जा 35। अब इससे आगे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें शॉर्ट तरीका यूज़ करना है। तो आप देखोगे जो लास्ट की दो डिजिट है वो यहाँ पर 3 आएगी, यहाँ पर 8 आएगी, तो यही आपका आंसर बनेगा। तो फर्स्ट का आंसर बन जाएगा आपका ए। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हमें करना मैंडेटरी नहीं है, हमें सही आंसर निकालना मैंडेटरी है। तो उसके लिए जितना जल्दी आप निकाल सकते हो, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हो, वो शॉर्ट ट्रिक्स आप लगाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 2 की पावर 2000 कॉन्ग्रेंट टू आर मॉड 23। तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है और रिमाइंडर 0 से 22 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर समस्या ये है कि 2 यहाँ पर बेस में 2 दे रखा है और यहाँ जो नंबर दे रखा है वो प्राइम नंबर दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ करके देखेंगे तो रिमाइंडर हमें कुछ छोटा यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक थ्योरम होती है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी सीयूटी का क्वेश्चन आया हुआ तो आप समझ लें इसको। एक थ्योरम होती है कि अगर आपके पास यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है ए की पावर आपको कुछ दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आना है आपका वो देखेंगे हम, मॉड एन। ये एन अगर आपके पास प्राइम नंबर है, ठीक है, यहाँ पर ए की पावर, ये जरूरी नहीं सेम हो, कुछ और रख लेते हैं। ये एन अगर आपके पास प्राइम नंबर है तो एक फॉर्मेट थ्योरम होती है, उस फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम ए की पावर n-1 करते हैं तो इससे आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। ठीक है, ए की पावर अगर आप n-1 करोगे यानी 23-1 करोगे, पहले यहाँ पर कुछ भी पावर हो वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर जो n होगा वही पावर आपको यहाँ पर करनी है, 23-1 यानी 22 हो जाएगी। a की पावर 22, उसको अगर आप n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर उसका 1 आएगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर चलें तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 23-1, इससे आपके पास रिमाइंडर हमेशा 1 के बराबर आएगा। ये वाला नंबर इससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए और ये प्राइम नंबर होना चाहिए, उस केस में ये थ्योरम आप लगा सकते हो। अब 2 की पावर 22 हो गया ये, कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 3 23। अब यहाँ पर 1 आ गया तो इस 2 की पावर 22 को एक्सटेंड करो, जब ये 2000 के आसपास जब तक ना पहुंचे। पूरा तो ये पहुंचेगा नहीं क्योंकि इसकी टेबल में ये तो आएगा नहीं। तो हम देखते हैं कि भाई हमें कितनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए 2000 को डिवाइड करना आपको 22 से। तो ये चला जाएगा 9 पे 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 10 में से 8 गए 2, रिमाइंडर आ गया 20। तो इसकी पावर आपको लेके जानी पड़ेगी, 2 की पावर कर देना 90। ठीक है, यहाँ पर ये छोटा नंबर आ जाएगा तो 0 लगाएंगे, तो 1 की पावर 90 वो 1 ही रहना है,
तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1980, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ही छोड़ देता हूँ अभी। अब मेरे को 2 की पावर 20 और चाहिए, क्योंकि 1980 तो आ गया, लेकिन 2000 तक जाने के लिए 2 की पावर 20 को और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 20 को डायरेक्टली सॉल्व करने की बजाय मैं 2 की पावर 10 को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 10 का मुझे पता है, इसको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 1024 इसकी वैल्यू होती है, और इसको अगर 23 से हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8 9, फिर ये 4 पे चला जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 में से 2 गए 6 और 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया आपके पास 12 आ जाएगा। तो रिमाइंडर इसका 12 आ गया। अब इसकी पावर मेरे को 20 चाहिए, तो 2 की पावर 10 की पावर 2 कर देता हूँ। तो यहाँ 12 की पावर 2 करेंगे तो 144 हो गया। अब 144 को अगर आप 23 से डिवाइड करते हो तो ये चला जाएगा 6 पर, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 14 में से 8 गए 6, तो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 2 की पावर 20। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर और इसकी पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, तो 2 की पावर 2000 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आएगा, इसका आंसर बनेगा 6। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। वैसे अगर हम सोचते रहेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस मोर 12, इन दोनों को ऐड करके 12 से डिवाइड करना है, या आप पहले दोनों का अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो। इसका अगर मैं रिमाइंडर निकालता हूँ 12 चौक 48, 6 बचेगा, इस 12 6 72, इसका 9 बचेगा, तो 9 और 6 15 हो गया, और 15 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बनेगा 3। द वैल्यू ऑफ 13, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को शो कर रहा है। तो अगर 13 और 18 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 13 इंटू 18, इसका आपको मॉड 15 फाइंड करना है। तो 13 तो ऑलरेडी छोटा है, तो इसका तो यही रखो। 18 को अगर हम डिवाइड करेंगे 15 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, 13 3 जा हो गया 39, और 39 को अगर आप 15 से डिवाइड करते हो तो 15 दूनी 30, रिमाइंडर बचेगा इसका 9। तो फोर्थ का जो आंसर है ये आ जाएगा सी। द नंबर 6 रेज़ टू पावर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 13 गिवन रिमाइंडर। अब कह रहा है 6 की पावर 12 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 6 की पावर हम ले लेते हैं, यहाँ पर 6 की पावर 2 ले लेते हैं। 6 की पावर 2 हो जाएगा 36, और 36 को अगर आप डिवाइड करते हो 13 से तो 13 3 39। ठीक है, 36 को अगर आप डिवाइड करते हो 13 से तो 13 3 39, नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया तो रिमाइंडर -3 हो गया इसका। ठीक है, अब जो पावर आप यहाँ बढ़ाओगे वही पावर आपको यहाँ बढ़ानी है। तो 2 की पावर अगर मैं 12 तक जाऊँगा तो मेरे को इसकी पावर 6 करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पर 6 की पावर 2 की पावर 2 कर लेते हैं। तो -3 की पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा 9। अब 9 को डिवाइड करोगे 13 से तो 9 भी रिमाइंडर रह सकता है, या फिर रिमाइंडर -4 भी हो सकता है। तो रिमाइंडर दोनों में से जो छोटा हो, माइनस या प्लस में से, वो लिखो आप। तो 6 की पावर यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर इधर आ जाएगा -4। अब यहाँ पर 6 की पावर 4 को 12 तक लेके जाना है, तो इसकी पावर मैं कर देता हूँ 3। अब -4 की पावर करते हैं 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो -64 बना। अब -64 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 13 चौक 13 पंजे 65। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो रिमाइंडर आएगा इसका, फिफ्थ का आंसर बन जाएगा 1। सिक्स्थ में कहता है कि यहाँ पर ये आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये इसको 24 आवर क्लॉक के हिसाब से आपको बताना है। अब 24 आवर क्लॉक के अंदर जो इसका जो टाइम है, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। ये 30 है और ये 50 है, तो मिनट वाला जो पार्ट है वो तो बन गया 80, और जो आर है वो बन गया 25। अब जो पहले तो मिनट को आप सही करो। मिनट जो होते हैं हमारे पास मैक्सिमम 60 तक होते हैं। ठीक है, 60 भी आएगा तो हम उसको 1 आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब 59 तक मिनट आता है, तो उसको लिखो। लेकिन यहाँ पर क्या है, 60 को भी क्रॉस कर रहा है। कितना क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, 20 एक्स्ट्रा हो रहा है।
तो आप इसको अगर आप ऐसे लिखते हो 25, 60 और 20, तो ये जो 60 मिनट है ये आर में कन्वर्ट हो गया, इस आर को आप इसमें ऐड करो तो ये 26 आर हो गया और ये 20 मिनट्स हो गया। अब लेकिन जो 24 आवर क्लॉक है उसके हिसाब से भी ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका अगर आप मॉड 24 निकालते हो तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 220। तो 220 आपको दिया हुआ है 6 में। द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 51 इज डिवाइडेड बाय 7। अब 3 की पावर 51 है तो 3 को अगर हम लें 3 की पावर 3 से स्टार्ट करो, ठीक है, 3 की पावर 3 से स्टार्ट करोगे। क्यों स्टार्ट करोगे? क्योंकि ये आएगा 27 और 27 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ जाएगा -1। ये रिमाइंडर माइनस में कैसे आता है, क्यों आता है, इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपको यही चीज़ें नहीं पता कि माइनस में कैसे लेकर आना है, माइनस लेके आने का फ़ायदा क्या होता है, तो फिर क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है तो ऑलरेडी जो वीडियो है उसकी हमारे चैनल पे CUT की, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे। तो यहाँ से रिमाइंडर बना आपका -1। अब 3 की पावर कितनी चाहिए आपको? 51 चाहिए। तो 3 की पावर को मैं कर देता हूँ 17 से मल्टीप्लाई, इसको भी कर देते हैं 17। तो ये तो 3 की पावर 51 आ गया, लेकिन ये रहेगा -1। लेकिन आंसर आपका कभी भी -1 तो आना नहीं चाहिए, तो प्लस करो इसे, तो 7 में से सीधा -1 कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 6। तो 7th का आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर 8th में क्वेश्चन आ गया मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ये कहता है मिक्सचर कंटेन एप्पल जूस एंड वाटर इन द रेशो 10x। एक मिक्सर है हमारे पास, उस मिक्सर के अंदर वाटर और एप्पल जूस, पहले जूस है फिर वाटर है, इन दोनों की रेशो है वो 10 और x है। तो अगर हम यहां से क्वांटिटी निकालें एप्पल जूस की, तो इन टर्म ऑफ रेशो जूस कितना है 10 आउट ऑफ 10 प्लस x, रेशो का जो टोटल है वो नीचे आ गया। ऐसे अगर हम वाटर की क्वांटिटी लें तो यह आ जाएगा x अपॉन में 10 प्लस x, ये इन दोनों की क्वांटिटी अभी हमारे पास है। अब कहता है कि व्हेन 36 लीटर ऑफ द मिक्सर एंड 9 लीटर्स ऑफ वाटर आर मिक्स्ड। हमारे पास ये 36 लीटर मिक्सर है, ठीक है, 36 लीटर मिक्सर है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं 9 लीटर ऑफ वाटर हम मिक्स कर रहे हैं। तो अब अगर यहां से आपको रेशो एप्पल जूस एंड वाटर बिकम्स, फिर बाद में जो हमारे पास ये ऐड होने के बाद आता है तो हमारे पास जो रेशो बन जाती है वो 5 और 4 बन जाती है। अब पहले तो आप ये निकालो कि जो ये 36 लीटर मिक्सर है, इस 36 लीटर मिक्सर के हिसाब से हमारे पास जूस की जो क्वांटिटी है वो क्या बनेगी। तो जूस की क्वांटिटी हमारे पास है 10 अपॉन में 10 प्लस x, इनटू में कर देते हैं टोटल क्वांटिटी, तो वो हमारे पास उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आ जाती है। तो रेशो के हिसाब से क्वांटिटी होगी। अब इसको मैं अगर 36 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जूस की क्वांटिटी हो जाएगी और ये हमारी वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, वाटर में मिक्स करना है, सिर्फ यहां पर मिक्स करना है, इसमें नहीं करना। तो ये 360 अपॉन 10 प्लस x ऐसे रखेंगे और इसके अंदर हम वाटर को ऐड कर देंगे। वाटर कितना हमारे पास 36x, और वाटर कितना ऐड करना है हमें 9 लीटर वाटर ऐड करना है। अब ये जो रेशो है ये 5/4 आ गई। तो नीचे आप एलसीएम लोगे तो ये जो 10 प्लस x है 10 प्लस x है ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 36x प्लस 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 9 10 जा 90 और 9x, 5 से आप इसको भी कैंसिल कर दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये 36 प्लस 9 45x प्लस 90, 90 को यहाँ लाके माइनस करो, 18 में से 9 गए 9, तो x की वैल्यू आपके पास बन रही है 198 अपॉन में 45। 3 से काटते हैं इसे, 15 3 45, 3 6 18, 3 6 18, फिर 3 से काट दो तो आ जाएगा 4.4। तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग ₹60 पर लीटर। हमने मिल्क खरीदा, जो मिल्क हमें पड़ रहा है 60 रुपीज़ पर लीटर का, उसके अंदर हमने 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। अब पानी मिलाने के बाद हमने क्या करा,
बाय सेलिंग द मिक्सर एट द सेम प्राइस। सेम प्राइस मतलब जितने में हमने खरीदा था उतने में ही हमने सेल किया। तो हमने खरीदा कितने में था, 60 रुपीज़ पर लीटर में। तो जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो 60 रुपीज़ पर लीटर है। सेलिंग प्राइस कितना है, ₹60 पर लीटर। ये क्या है, सेलिंग प्राइस किसका है, मिक्सर का। पानी मिलाने के बाद हमने उसको बेचा है, ठीक है। मिक्सर का सेलिंग प्राइस ये आ रहा है। अब इस पर जो प्रॉफिट हो रहा है आपको वो कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो इसका मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा हम किसको काउंट करते हैं, 100% को। तो हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, 120%। कितना है ये, 60 के बराबर है। इतने में हम सेल कर रहे हैं ना, इस प्रॉफिट पर कमा रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% लेते हैं, तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस बन गया उसका 120%। तो ये तो आपके परसेंटेज में हो गया, ये कॉस्ट में हो गया। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। अब हमें क्या चाहिए, हमें मिक्सर का पहले कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस मतलब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 60/120 इंटू में 100। तो जो पानी हमने ऐड किया ना, ऐड करने के बाद हमें मिक्सर की जो कॉस्ट पड़ रही थी वो 50 रुपये पड़ रही थी, जिसको हम 60 रुपये में बेच रहे हैं। तो जो पानी हमने ऐड किया, पानी की कॉस्टिंग तो जीरो है, पानी तो फ्री का भैया, जितना मर्जी यूज़ कर लो, ठीक है। 60 रुपीज़ मिल्क की कॉस्ट हो गई। जो हमने मिक्सर किया वो हमारे पास 50 रुपये का पड़ा। ये पानी कितना था, 5 लीटर था। तो आपको बताना है कि जो मिल्क है उसके अंदर वो कितना है। तो हमें पता है कि भाई रेशियो से निकालते हैं हम, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ये 5 पे कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 25। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका डी। 10th में कह रहा है कि शॉपकीपर परचेज 40 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹35 पर kg एंड 50 kg राइस एट द रेट ऑफ ₹40 पर kg। ये वाला जो राइस है उसने 35 रुपये वाला राइस 40 रुपीज़ के हिसाब से खरीदा, और 50 kg राइस उसने खरीदा 40 रुपये के हिसाब से। इफ़ ही सेल द मिक्सर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब वो मिक्सर को सेल कर रहा है कितने प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर। द कॉरस्पॉन्डिंग सेलिंग प्राइस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो उसका आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसके लिए फिर आपको पहले कॉस्ट प्राइस चाहिएगा। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास 35 रुपये का पहले वाला था मिक्सर, और दूसरा मिक्सर था 40 रुपये का। इसकी क्वांटिटी थी 40, इसकी क्वांटिटी थी 50। मिक्सर का प्राइस हमें अभी पता नहीं है, वो पहले हम फाइंड कर लेंगे। तो 40/50 इक्वल्स टू 40 माइनस एम और m माइनस 35। ये कैंसिल, 4m, 4 पंजे 20, 4 तिये 12 और 2 14, 5 चौक 20 और 5m। तो ये इधर आ जाएगा 9m हो जाएगा, और ये इधर जाके ऐड हो जाएगा 34। तो m की वैल्यू बनी 340/9। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो 340/9 ये आपके पास क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस का मतलब है ये 100% की वैल्यू आ गई। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 340/9। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सेलिंग प्राइस अब इसका निकालना है। तो प्रॉफिट है 20%, मतलब 120% की वैल्यू निकालनी है। तो 120% की वैल्यू निकालोगे तो 340/9, 100 आ जाएगा नीचे, और 120 से कर दो मल्टीप्लाई। तो ये 2 0 तो हो गए कैंसिल, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 1 13। 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 45.33। ये आपके पास 10th का आंसर बनेगा ए। 11th में कहता है कि बाय एडिंग 11 लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। हमारे पास जो मिक्सर है वाटर और मिल्क का, उसके अंदर हम केवल 11 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं। द रेशो ऑफ वाटर एंड मिल्क चेंजेस फ्रॉम 3:4 to 8:7। जो पहले रेशो थी वो 3 और 4 थी। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पर मिल्क और वाटर को ले लें, द रेशो ऑफ वाटर एंड मिल्क, तो वाटर को हम ले लेते हैं 3x और मिल्क को हम ले लेते हैं 4x। अब कह रहे हैं कि हमने 11 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया, तो 3x के अंदर 11 ऐड कर दो, 4x में कुछ नहीं करना। अब ये रेशो आपके पास बन रही है 8 और 7।
तो 7 ये 21, 77, 4 8 32। इसको वहां ले जाके माइनस कर दो, तो x की वैल्यू तो आ गई 7। आपसे पूछा गया था क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो 7 को आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 7 यानी आ जाएगा 28। ऑप्शन बनेगा इसका डी। द 500 ग्राम ऑफ जैगरी सिरप हैज़ 40% जैगरी इन इट। एक हमारे पास 500 ग्राम सिरप है जिसके अंदर 40% जैगरी है। टू मेक इट 50% सिरप, हाउ मच जैगरी नीडेड टू बी एडेड इन द मिक्सर। अब वो जो मीठा है ना हमारे पास, उसके अंदर जो जैगरी है उसकी क्वांटिटी हमें 50% करनी है। तो 50% करने के लिए हमें कितना जैगरी जो है उसके अंदर मिलाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे पास जो अभी मिक्सर है, जो भी सिरप है हमारे पास, उसमें 40% जैगरी है। ठीक है, हमें इसमें कुछ जैगरी मिलानी है। अब कुछ जैगरी चाहे वो ग्राम में कितनी भी हो, लेकिन अगर हम 1 चम्मच मिला रहे हैं, 2 चम्मच मिला रहे हैं या 10 चम्मच मिला रहे हैं, तो उसमें तो सारी की सारी जैगरी है ना। अगर मैंने 1 चम्मच में चीनी ली तो सारी तो चीनी है वो। तो जब परसेंटेज में हम उसे लेंगे तो वो हमेशा आपको 100% लेना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, जैगरी सिरप में आ गया या फिर उसमें शुगर ऐड करनी है या फिर हनी ऐड करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा यहाँ पर आपको 100% लेना है। अब ये हम मिक्सर में डाल रहे हैं, मान लो कुछ हम यहाँ पर मिक्सर में डाल रहे हैं 1 चम्मच 2 चम्मच, तो ऐसा करने पर जो पहले 40% का इसमें मीठा था वो अब 50% में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास जो पहले 40% था क्वांटिटी थी 500 ग्राम, अब जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्वांटिटी हमें निकालनी है। तो 500 अपॉन में y, 100 माइनस 50 करेंगे 50 आ जाएगा, 50 माइनस 40 करेंगे 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई यहां से 100 ग्राम। तो 12th का आंसर हो जाएगा C। उसके बाद देखो नेक्स्ट में कहता है, इन विच रेशो 25% एल्कोहल बी मिक्स्ड विथ 50% एल्कोहल टू गेट ए मिक्सचर ऑफ 40% एल्कोहल। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये 25% है, ये 50% है, मिक्सर 40% आ गया, तो आपको रेशो बताने हैं। 50 में से 40 10, 40 में से 25 15, 5 दूनी 10, 5 ते 15, रेशो आ जाएगी इसकी 2:3। 2 pipe fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively, then time taken by these pipe together to fill the half tank। अब इसमें एक तरीका तो क्या है कि जैसे आप क्लास 12 में यूज़ करते थे कि भाई हमने यहाँ पर 1/20 निकाल लिया, फिर 1/30 निकाल लिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, फिर उससे हमारा आंसर निकल जाएगा फुल टैंक का। तो जो भी टाइम निकलेगा उसको आधा कर देंगे क्योंकि हमें हाफ टैंक भरना है। एक दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपके पास टाइम है 20 मिनट्स, यहाँ पर टाइम है 30 मिनट्स। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 60। एलसीएम ले लो या फिर कुछ ऐसी वैल्यू ले लो जिससे ये दोनों, इन दोनों से आप इस नंबर को डिवाइड कर सको इजीली। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालो, 20 को 60 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 30 को इससे करोगे 2 आ जाएगा। आपके पास काम कितना है, ये टोटल काम आपके पास हो गया 60। इसको आप सिंपली डिवाइड कर दो, 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 12। ये 12 आएगा पूरे टैंक को भरने का टाइम, लेकिन हमें तो आधा टैंक भरना है, तो आधा टैंक भर जाएगा 6 घंटे में। तो ये तरीका उसके मुकाबले थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, तो आप इससे भी कर सकते हो। 3 pipe A, B, C can fill an empty tank together in 8 hours. After working at it together for 2 hours, B is closed and A and C can fill the remaining part in 9 hours. Pipe B can fill the empty tank. ये कह रहा है कि हमारे पास हमने क्या काम करा, 2 घंटे तक काम करा। ये तीनों जो है तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 8 घंटे में, तो 1 घंटे में इनका काम होगा 1/8। तो ये हमने काम 2 घंटे तक काम इनसे कराया, तो 2 घंटे तक काम कराया तो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/8 का मतलब हो गया कि 1/4 टैंक हमारा फिल हो गया। ठीक है, ये 1/4 टैंक हमारा फिल हो गया। तो रिमेनिंग कितना टैंक बचा, यानी ये वाला पार्ट कितना बचा, ठीक है, रिमेनिंग आ गया 1 में से 1/4 माइनस कर दोगे तो 3/4 टैंक अभी हमें और भरना है। इस टैंक को भरने के लिए ए और सी ने दोनों ने इसको 9 आवर्स के अंदर फिल कर दिया। ए और सी, ए एंड सी फिल 3/4 टैंक इन 9 आवर्स। तो आपको सिर्फ खाली बी का टाइम निकालना था।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए और सी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि अगर ये पूरा एक टैंक भरेंगे तो 9 इंटू में 4/3 आवर्स का टाइम लगेगा, यानी 12 घंटे का टाइम लगेगा। अगर ए और सी खाली अकेले दोनों काम करते, पूरे टैंक को फिल करने में 12 घंटे का टाइम लगाते। ये जो टाइम था हमारे पास 1/8, ये ए बी सी तीनों का था। तो इन 1/8 में से आप 1/12 को माइनस कर दोगे, क्योंकि ये तीनों का 1 घंटे का काम है, ये ए और सी का 1 घंटे का काम है। तो इसमें से इसको अगर आप माइनस करोगे, एलसीएम 24, तो 24 आवर्स का टाइम आ जाएगा, जो कि बी का टाइम आएगा। तो ये आ जाएगा 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वन पाइप कैन फिल योर टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज द अनदर पाइप। एक पाइप दूसरे पाइप के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अगर हम ए का टाइम मान लेते हैं, ए का टाइम मान लेते हैं x, तो b का टाइम हो जाएगा 3x। तो ये वाला जो पाइप है ये फास्ट है, ए हमारा फास्ट है, ये स्लो है। अब कह रहा है कि इफ टुगेदर दिस पाइप कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट। अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें तो 36 मिनट के अंदर ये टैंक को फिल कर सकते हैं। तो इसका काम हो जाएगा 1/x, इसका काम आ जाएगा 1/3x, और दोनों का मिलाकर काम आ जाएगा 1/36। तो यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने 3x, तो 3 + 1, 3 से आप इसको काट दोगे 12 पर, तो ये 4/x = 1/12, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 48। तो आपसे पूछ रहा है कि टेकन बाय द फास्टर बाय अलोन टू फिल द टैंक इज, यहाँ पर ये क्या दे रखा है 14, ये ऐसे दे रखा है, तो 48 हमारे पास ये हुआ। इफ टुगेदर दीज पाइप कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स देन टाइम टेकन बाय फास्टर बाय अलोन। तो फास्टर था हमारे पास x की वैल्यू आ गई आपके पास 48। तो यही बनेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 में कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 40 मिनट्स। पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप बी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जो ए जो है वो दुगुना काम करता है। तो ए का अगर टाइम x लोगे तो बी का टाइम हो जाएगा 2x, और दोनों मिलकर 40 मिनट लगाते हैं। तो ए का आपको टाइम बताना है। तो सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, 2x एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1, 3/2 x = 1/40। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो x की वैल्यू 60 मिनट्स का मतलब हो गया 1 आवर। तो 17 का आंसर हो गया ए। 18 में कहता है कि अराउंड स्पीड ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर इज 5 km/h। तो ये आपके पास x की वैल्यू होगी। He swims between 2 points in a river and return back to the same starting point। यानी जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया तो वापस वो उसी पॉइंट तक आएगा। He took 20 minutes more to cover the distance upstream। अब उसने अपस्ट्रीम में 20 मिनट का टाइम ज़्यादा लिया। तो यहाँ पर जो ये टाइम आपको दे रखा है, ये दोनों टाइम का डिफरेंस दे रखा है, कितना 20 मिनट्स। इसको आप आर में कन्वर्ट कर लोगे तो 20/60, यानी आ जाएगा 1/3। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये हो गया y। तो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो जब आपको दोनों टाइम का डिफरेंस दे रखा हो तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था t इंटू में x² - y² डिवाइडेड बाय 2y। तो t आपको दे दिया 1/3, x का स्क्वायर करेंगे 25, y का स्क्वायर करेंगे 4, नीचे आ जाएगा 2 इंटू में 2। 25 में से 4 गए 21, नीचे आ जाएगा 3 इंटू में 4, 3 × 7 = 21। तो 7/4 का मतलब हो गया 1.75। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सपोज ए बोट कैन रो एट ए स्पीड ऑफ x km/h इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y km/h। द बोट goes d kilometer stream in t1 hours and cover the same distance d kilometer upstream in t2 hours, then the average speed of the boat in a round trip is independent of। ये कह रहा है कि जो एवरेज स्पीड आप निकालते हो ना, वो किससे इंडिपेंडेंट होगी, मतलब ऐसी इसमें कौन सी वैल्यू होगी जिसका इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ध्यान हो कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है ये होता है x² - y² डिवाइडेड बाय x। तो इसमें आपको x चाहिए, इसमें y चाहिए और कुछ इसमें नहीं चाहिए।
तो यहाँ पर जो आपको T1 T2 ये सब कुछ दे रखे हैं, कह रहा बोट की स्पीड तो यूज़ होगी, बोट ऑफ स्ट्रीम वो भी यूज़ होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ये यूज़ नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर है। आगे कह रहा है कि बोट स्पीड एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो भी यहाँ पर यूज़ हो रही है, केवल यहाँ पर डिस्टेंस यूज़ नहीं हो रहा है। डिस्टेंस कितना भी हो, अगर एक जगह से आप गए हो और वापस उसी जगह आ रहे हो, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमेशा ये रहेगा, उसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा कि 10 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है। द बोट गोज अप स्ट्रीम एट b/2 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट a/2 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम मतलब v की वैल्यू आपको दे दी b/2 और u की वैल्यू दे दी a/2। तो अब कह रहा है आपसे द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू होती है u प्लस में v अपॉन में 2। तो b/2 प्लस a/2 अपॉन में 2, तो ये आपके पास b प्लस a तो ऊपर आ जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा 2 इंटू में 2, यानी b प्लस a डिवाइडेड बाय 4। ऑप्शन बनेगा आपका इसमें डी। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी। 21 में कहता है कि ए बोट टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग गो टू अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बोट जो है वो अप स्ट्रीम में 3 गुना ज़्यादा टाइम लगाती है डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यानी जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो उसकी स्पीड है u अपॉन में v, तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है, स्पीड डाउन स्ट्रीम की ज़्यादा होगी, इसकी आ जाएगी 3, उसकी आ जाएगी 1, क्योंकि इसने कहा कि ये 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगाती है। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी x आपको दे दिया, अगर इसने y इसने दे दिया आपको 10, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो आप पहले क्या करो, इस y की हेल्प से u और v की वैल्यू निकालो। ये तो इनकी रेशो है, तो u की जो वैल्यू है ये बन गई 3k और v की वैल्यू बन गई k। तो जो y की वैल्यू होती है ये आता है u माइनस वी अपॉन में 2। तो y आपको दे दिया 10, या 3k माइनस k करेंगे 2k डिवाइडेड बाय 2, तो k की वैल्यू तो होगी 10। अब k की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पर पुट कर दो, तो u आ जाएगा आपके पास 30 और v आ जाएगा 10। अब आप निकालोगे x, तो x का फार्मूला होता है u प्लस में v अपॉन में 2। तो 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 40/2 का मतलब आंसर आ जाएगा 20। तो 21 का आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट में कहता है कि ए मैन रो ए बोट डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न बैक इन 6 आवर्स। जब वो डाउन स्ट्रीम गया तो 3 घंटे का टाइम लगा, तो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है उसको हम T1 से कंसिडर करते हैं, और वापस आया अप स्ट्रीम से तो वो टाइम आ गया आपका 6। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6, यानी y आपको दे दिया, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ ना, तो x दिया आपको, y आपको निकालना है, y आपको निकालना है। अब ये T1 T2 x और y, इनमें रिलेशन क्या होता है, जो x अपॉन y की वैल्यू होती है ये होती है T2 प्लस में T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो x आपको दिया हुआ है 6, y आपको फाइंड करना है, दोनों को ऐड करोगे 9 आ जाएगा, माइनस करोगे 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू बनेगी 2। तो 22 का आंसर बनेगा सी। यहां पर कहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, यानी ये x हो गया आपके पास। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर, ये y हो गया। एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड का फार्मूला अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो x का स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा, y का स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा, नीचे आपके पास x है वो आ जाएगा 20, तो 300 आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 15। ये हमारा आंसर बनेगा बी। 24 में कहता है ए मैन रो ए बोट डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न बैक द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। यानी डाउन स्ट्रीम का टाइम T1 की वैल्यू 6 है, 3 है, और T2 की वैल्यू 6 है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब y। तो अब आपको यहाँ पर x निकालना है। तो अभी पीछे भी एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें T1 T2 x और y, वही फार्मूला यहाँ लगा दो, x अपॉन y इक्वल्स टू T2 प्लस T1 एंड T2 माइनस T1। तो x की वैल्यू आप निकालनी है, y की वैल्यू 2, दोनों को ऐड करोगे 9, माइनस करोगे ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6।
तो 24 का आंसर बनेगा ए। 25 में कहता है इन ए गेम ऑफ 100 पॉइंट ए कैन गिव 20 पॉइंट टू बी। 100 पॉइंट का गेम है और ए बी को 20 पॉइंट दे सकता है। इसका मतलब हुआ कि ए के पास बी से 20 पॉइंट ज़्यादा है। तो अगर हम ए और बी की रेशो देखेंगे तो ए के पास अगर 100 पॉइंट है तो बी के पास केवल 80 पॉइंट है। ए कैन गिव 20 पॉइंट टू बी एंड बी कैन गिव 10 पॉइंट टू सी। और बी के पास जितने भी पॉइंट है वो सी से 10 ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं, ये मत करना कि यहाँ पर 80 है तो यहाँ 80 लेना है। जो टोटल पॉइंट का जो गेम है आपको वो टोटल पॉइंट लेने हैं। तो टोटल पॉइंट आपके पास अगर बी के 100 है तो सी के उससे 10 कम है, मतलब 90 है। देन नंबर ऑफ पॉइंट ए गिव्स टू सी। तो ए जो है वो सी को कितने पॉइंट दे सकता है, यानी आपको ए सी की रेशो यूज़ करनी है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन सी। तो ये 100 अपॉन 80, 100 अपॉन 90। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, तो 100 अपॉन में आ गया 72। यानी ए के पास जब 100 पॉइंट होते हैं तो उस समय सी के पास 72 पॉइंट होते हैं। तो इन दोनों में 28 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी ए कैन गिव सी 28 पॉइंट्स। If in a 1 किलोमीटर रेस A beat B by 100 मीटर एंड B beat C by 150 मीटर, इसी तरह का क्वेश्चन है। अब A 1 किलोमीटर की रेस है, 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। तो A B को 100 मीटर से बीट करता है, यानी A और B की अगर आप रेशो निकालोगे तो A ने जब 1000 मीटर कवर किया तो B ने उससे 100 कम किया, यानी 900 किया। B बीट C by 150 मीटर, B ने C को बीट किया 150 मीटर से, यानी B जब फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया, यानी जब B ने 1000 मीटर कवर कर लिया तब सी ने उससे 150 कम किया, तो मतलब ये 850 इसने कवर किया। अब आपको ये बताना है कि ए ने सी को कितने मार्जिन से बीट किया। वही पिछले क्वेश्चन की तरह कर लो। ए अपॉन सी की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन सी। तो इसमें ये 2 3 जीरो इससे कट गई, इसको मत काटो और इसको ऐसे ही रहने दो। 9 पंजे 45, 9 ठे 72 और 4 76। तो जब ए ने 1000 कवर किया तो सी ने 765 कवर किया। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 10 माइनस 5, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, तो 235 मीटर का डिफरेंस आ गया, यानी 26 का आंसर रहेगा सी। इन ए 700 मीटर रेस अमित रीच द फिनिश पॉइंट इन 20 सेकेंड एंड राहुल रीच इन 25 सेकेंड। अमित बीट राहुल बाय डिस्टेंस ऑफ। तो अमित ने राहुल को कितने डिस्टेंस से बीट किया। तो यहाँ पर अब दोनों का जो डिफरेंस है ना टाइम का, ये 20 सेकेंड है, ये 25 सेकेंड है। अमित 20 सेकेंड में पहुंच जाता है और बी 25 सेकेंड में पहुंचता है। तो दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो 5 सेकेंड है। मतलब ये हो गया कि अमित जब यहाँ पर खड़ा है तो बी इसके जो राहुल है इसके 5 सेकेंड के बाद इस लाइन पर पहुंचेगा। यानी उस 5 सेकेंड में राहुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वही डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम राहुल की स्पीड निकाल लेते हैं। राहुल ने 700 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 25 सेकेंड का टाइम लिया। तो ये इसकी स्पीड होगी, 5 से इसको काटेंगे, 14 पंजे 70, तो 28 मीटर पर सेकंड राहुल की स्पीड हो गई। तो इस 5 सेकंड में राहुल ने 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 मीटर वो पीछे था। तो 140 मीटर से अमित ने राहुल को बीट किया। तो 27 का जो आंसर है वो आ गया सी। 28 में कहता था सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी दिस। अब इस इनइक्वालिटी में देखो दोनों तरफ मॉड है। तो एक काम तो ये हो रहा है कि 3 यहाँ पर तीनों में कॉमन निकल रहा है, तो पहले 3 कॉमन निकाल दो। तो इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 2 माइनस एक्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से क्या होगा, ये मॉड का इम्पैक्ट खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये भी कैंसिल करो, इसको आप इधर ले आओ तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब आ जाएगा आंसर इसका बी, 28 का बी।
इफ एक्स एंड वाई आर द टू पॉजिटिव रियल नंबर, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। इस तरह का क्वेश्चन जो लीस्ट वैल्यू पूछता है ना, तो आप ए एम और जी एम का कंसेप्ट यूज करो उसमें। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। इसको इधर ले आओ, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो 2 आ गई। द सॉल्यूशन ऑफ द दिस इनइक्वालिटी। अब इस तरह का क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ये नहीं करना कि इस x प्लस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन है। अगर खाली यहाँ पर 2 होता तो आप लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे फंक्शन है तो आप इस 1 को पहले इधर लाओ, यहाँ पर इसका एलसीएम लो, इससे कैंसिल, तो आ जाएगा आपके पास -1 अपॉन में x प्लस 2। अब ऊपर से x हो गया खत्म, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर माइनस साइन के साथ है। अब ये कह रहा है कि ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी, मतलब ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब भाई पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऊपर तो क्योंकि कांस्टेंट है, जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो इससे छोटी तो इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, यानी वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो सकती है। तो यानी जो x प्लस 2 है, खाली आपको इसको देखना है कि ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए। इक्वल्स टू नहीं लगाना नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये, तो इसलिए इक्वल्स टू मत लगाना। तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन -2, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। लेस देन -2 का मतलब हो गया -∞ से -2, ये आपका आंसर बनेगा 30 का बी। इसको सिंपल सॉल्व करो। देखो यहाँ पर दोनों कांस्टेंट है, तो इसको आप नॉर्मली एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6x, 4 चौक 16 और 4x, नीचे आ गया 24। यहाँ मैंने एलसीएम नहीं लिया, बस 6 और 4 को ले लिया ऐसे ही। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -6 -4 -10 और -4, ये आ जाएगा आपके पास 240। यहाँ से आप इसको उधर ले जाओ तो आ जाएगा 244, और x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से माइनस आप हटाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -24.4। तो यहाँ पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। 2 से करोगे 5, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -122 अपॉन में 5, यानी ये आपका आंसर बनेगा। How many pair of consecutive even positive integer are possible if it is given that each number is greater than 7 and their sum is less than 25? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व वॉल के चक्कर में मत पड़ो, सीधा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो। स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपको इवन नंबर चाहिए, ठीक है, और दोनों नंबर 7 से बड़े होने चाहिए और उनका सम 25 से छोटा होना चाहिए। तो सीधा पेयर लिखो। 7 से बड़ा जो इवन नंबर आएगा पहला वो आएगा 8, तो 8 और उसके पेयर में हम ले सकते हैं 10, इनका सम करोगे 18 है, उससे छोटा है। दूसरा पेयर ये भी हो सकता है 10 और 12, ये 22 हो जाएगा सम, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पेयर 12 और 14 हो गया, लेकिन इसका सम करोगे तो ये 26 हो गया, और वो कह रहा है कि सम 25 से छोटा होना चाहिए, तो ये वाला हम नहीं ले सकते। तो ये 2 पेयर बचे आपके, ये आंसर आ गया इसका 32 का बी। यहां पर आपको ये अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से आपको ऑप्शन बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको जो आपको सबसे आसान लगे आपको उससे स्टार्ट करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपको ये पहले वाले को ही सॉल्व करना है। मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि भाई सबसे आसान मुझे ये दिखाई दे रहा है सी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि भाई x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x भी z से छोटा होना चाहिए, तो मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सी मेरे को आंसर में नहीं चाहिए। तो सी देखो आंसर में यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ना तो ये आंसर, ना तो ये आंसर, ना तो ये आंसर, ये हमारा आंसर बन गया। तो हमने एक से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर मान लो ये भी हमारा इससे नहीं बनता तो कोई और दूसरी वैल्यू ले लो जो आपको आसान लग रही हो, जैसे आप ये ले सकते हो, ठीक है, आप ये ले सकते हो,
इन दोनों को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो इनको आप लास्ट में देखना। अगर इनसे बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको 4-5 चीज़ें दे रखी हो ना, तो आसान से स्टार्ट करो हमेशा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर ही फिनिश करते हैं। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।